दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है मगर एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हम 22 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज के जो 10 सिलेक्टिव करंट अफेयर इस वीडियो में सेलेक्ट किए गए हैं, ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इसे ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि उपन्यास अशोका असूत्र जो महान सम्राट अशोक का एक काल्पनिक संस्मरण है, इसको किसने लिखा है? तो देखिए अशोका असूत्र को लिखा है इरविन एलन शेली ने। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। और देखिए इस पुस्तक को जो है सम्राट अशोक के एक काल्पनिक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए सम्राट अशोक के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। कब? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इन्होंने भारत से एशिया के अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यही सारी स्टोरीज आपको अशोका असूत्र में मिलेगी देखने को। और इस उपन्यास को इसने लिखा है इरविन एलन शेली ने। और देखिए इस पुस्तक को जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया? तो देखिए पायलट पे जल सर्वेक्षण को शुरू किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। देखिए वर्तमान में जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आपके हैं हरदीप सिंह पुरी जी। देखिए अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत टोटल 10 शहरों आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर में पायलट पेय जल सर्वेक्षण को शुरू किया है। देखिए जो का ये पायलट पेय जल सर्वेक्षण जल जीवन मिशन शहरी है, इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुसार सभी 4,378 वैधानिक शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति को सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा पायलट पेय जल सर्वेक्षण के बारे में। और तीसरा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को हम 21 फरवरी को हर साल मनाते हैं। 21 फरवरी को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, संस्कृति विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। और देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इसको मनाए जाने की जो घोषणा की गई थी 17 नवंबर 1999 को। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो देखिए ये प्लेस रहा आपका लक्षद्वीप। अभी हाल ही में लक्षद्वीप में जो है जो भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। देखिए लक्षद्वीप के बारे में हम बहुत कम ही बात कर पाते हैं, वहाँ से न्यूज बहुत कम मिल पाती है। देखिए लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, इसका लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, ठीक है। तो इंडिया के मैप में दक्षिण सिरे पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए जो का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं, यही आपका है लक्षद्वीप। और इनको अगर आप जूम करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी। छोटे छोटे यहाँ पे आपको द्वीपों का एक समूह दिखेगा, ठीक है। ये आपके है लक्षद्वीप। और देखिए लक्षद्वीप जो है इसके बारे में आपको बता दूं, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि यहाँ पे जो आपको ये स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस पार्ट से जो है ये लगभग 200 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब देखिए 200 से 440 क्यों कहा गया है, ये देखिए यहाँ से देखिए कुछ तो मान लीजिए अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें, ये इंडिया का मैप का बॉर्डर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कुछ 220 किलोमीटर की दूर, 200 किलोमीटर दूरी मिल जाएंगे। और ये कुछ दूर है, ठीक है, ये 440 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो ये दूरी ऐसे हम बताई गई है। और ये कि ये जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित है। यानी कि लक्षद्वीप क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका कुल सतह क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर और इसमें 10 उपखंड शामिल हैं। इस द्वीप की राजधानी कवरत्ती है और ये क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए यहाँ पे अगर आप मैप को जूम करेंगे तो यहाँ के मतलब यहाँ से देखिए सबसे नज़दीक में कौन सा प्लेस आपका है, यहाँ पे देखिए बगल में आपका केरला दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है कौन, लक्षद्वीप। पांचवा प्रश्न है कि कौन सा देश 19 फरवरी 2021 को आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हुआ है? तो देखिए देश आपका अमेरिका है। अमेरिका ने अभी कहा भी था कि हम जो है फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होंगे।
और सवाल ये उठता है कि 19 फरवरी को अमेरिका आधिकारिक तौर पर शामिल तो हो गया, ये अलग कब हुआ था? देखिए वर्ष 2019 की बात है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पेरिस जलवायु समझौते से अपनी वापसी की घोषणा की थी। यह आदेश 4 नवंबर 2020 को लागू हुआ था। देखिए जो आपका पेरिस जलवायु समझौता है, इसके तहत औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखने की दीर्घकालिक लक्ष्य को रखा गया था। और जो आपका पेरिस जलवायु समझौता है, देखिए ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के तहत एक समझौता है और इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। और ये जलवायु परिवर्तन शमन अनुकूलन और वित्त से संबंधित है और इस समझौते पर 196 देशों के जो प्रतिनिधि हैं इन्होंने चर्चा की थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। तो 2016 में जो है हस्ताक्षर किया गया था पेरिस जलवायु समझौते पर, इसको याद रखिएगा। देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया है और सवाल ये कि इसका जो पहला चरण है ये किस तिथि से शुरू हुआ। तो देखिए अभी हाल ही में 22 फरवरी, देखिए आज 22 फरवरी है भी, ठीक है, तो आज से स्टार्ट होगा मिशन इंद्रधनुष 3.0 का पहला चरण। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इस न्यूज़ को। देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गहन मिशन इंद्रधनुष यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया है। ये मिशन 2 राउंड में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण इसका जो होगा ये आपका 22 फरवरी 2021 से शुरू होगा। इसका दूसरा चरण 22 मार्च 2021 से शुरू होगा। तो 2 चरणों में जो है ये टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष चला जाएगा। देखिए परीक्षाओं में अब तक क्या पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। तो देखिए ये एक टीकाकरण अभियान है। किसके लिए? देखिए ये जो है जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया था 2017 में और समय समय पर इसको अपडेट किया जाता है। तो इसका जो तीसरा चरण है यानी कि मिशन इंद्रधनुष का जो 3.0 चरण है ये जो है आपका 22 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा इसका पहला चरण और दूसरा चरण 22 मार्च 2021 से शुरू होगा। और ये जो है भारत के 29 राज्यों और देखिए 29 राज्य उस समय की हुआ करते थे जब इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो उस समय के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और 250 जिलों या फिर शहरी क्षेत्रों में जो है ये चलाया गया था। और देखिए जो का मिशन इंद्रधनुष था, इस मिशन में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल किया गया था। इसमें जो है काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, मेनिंजाइटिस, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण, रोटा वायरस वैक्सीन, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रूबेला और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है ये शामिल है। और 7वां प्रश्न की हाल ही में कोरोना के किस आयुर्वेदिक दवा को WHO प्रमाणन मानदंडों के अनुसार आयुष मंत्रालय से प्रमाणन प्राप्त हुआ। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी पतंजलि कंपनी की दिव्य कोरोनिल दवा थी इसको जो है WHO प्रमाणन मानदंडों के अनुसार आयुष मंत्रालय से जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। देखिए पतंजलि ने जून 2020 में कोरोनिल टैबलेट को लॉन्च किया था और इसको हरिद्वार स्थित दिव्य प्रकाशन पतंजलि अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है अप्रूवल नहीं मिला और इस पर बैन लग गया था। तो कोरोनिल जो है ये अब आपको जो है एक प्रमाणित दवा के रूप में उपलब्ध होगी मार्केट में और ये कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है सहायक उपाय के रूप में और प्रतिरक्षा बूस्टर यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 8वां प्रश्न की 12 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 249 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ कितना रहा। देखिए डेट वाइज जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आजकल पूछा जा रहा है। तो 12 फरवरी 2021 का अपडेट है। 12 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 249 मिलियन डॉलर की गिरावट के साथ कुल 583.697 अरब डॉलर पहुंच गया। और देखिए जो आपका ये टोटल अमाउंट मिलता है इसको 4 चीज़ों को प्लस करके जो है ज्ञात किया जाता है। पहला देखिए इसमें देखिए यहाँ पे चारों आंकड़े दिख रहे हैं। पहला है कि भारत का वर्तमान में विदेशी मुद्रा संपत्ति कितना है, गोल्ड रिजर्व कितना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ SDR कितना है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ रिजर्व की स्थिति कितनी है। तो ये चारों अमाउंट को प्लस करते हैं तो हमें वर्तमान स्थिति का पता चल जाता है कि वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। देखिए बात करें विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की तो इसमें भारत 5वें स्थान पर है और इस सूची में चीन सबसे पहले स्थान पर है। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया। तो देखिए गो इलेक्ट्रिक अभियान को लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने
और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। तो इन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया हाल ही में। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लाभों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए इस गो इलेक्ट्रिक अभियान को शुरू किया गया है और ये देश में पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। देखिए वैसे भी पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, 100 रुपये लीटर तक पहुंच गया है कई सारे राज्यों में। तो अब इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़माना फिर से आने वाला है। इलेक्ट्रिक वाहन आप लाएंगे, खरीदेंगे, आराम से चार्ज करेंगे, चलाएंगे, तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा वो। और मुझे लगता है यार सबसे बढ़िया पल्सर रखने से बढ़िया एक घोड़ा पाल लो, उसको डेली 100 रुपये का चना खिलाओ, आराम से दौड़ाते रहो। इको फ्रेंडली भी है और इसी माने आप जो है एक जानवर को पाल लेंगे और उससे थोड़ा सा कि इको फ्रेंडली रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण से जो है मतलब मुक्ति भी मिलेगी। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत पाक युद्ध के किस वयोवृद्ध सेवानिवृत्त मेजर जनरल का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए अभी हाल ही में वी.के. महापात्रा का निधन हुआ है। इनका पूरा नाम था वसंत कुमार महापात्रा। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध तथा 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध सहित प्रमुख लड़ाइयों में भाग लिया था। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, 1965, 1971 और 1999। और 1962, देखिए 1962 में जो है भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो तुरंत लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? उत्तर बताइए। दूसरा है कि किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश ने टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल प्रणालियों हेलिना और दुर्वास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? बताइए। चौथा कि हाल ही में किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका की भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल किया गया? बताइए। और पांचवा कि 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए ये राज्य असम है। और दूसरा था कि किस व्यक्ति ने टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं शिको हाशिमोतो। ये कौन है? ये मैंने आपको बताया था परसों के वीडियो में। तीसरा प्रश्न था कि दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो देखिए प्लेयर आपका है क्रिस मॉरिस। और चौथा था कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो देखिए मंगल ग्रह पर जो है वहां पर जीवन की खोज के लिए जो आपका परसिवरेंस नाम का रोवर है, इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है नासा ने हाल ही में। और पांचवा प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो देखिए इनका नाम है अजय मल्होत्रा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके इनको ज्वाइन भी आप कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।